जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। कि अस्पताल में डॉक्टर की हत्या के विरोध में नाबन्ना प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। सड़कों पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में सड़कों पर जमकर हंगामा देखने को मिला। नाबन्ना प्रोटेस्ट के नाम पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। प्रशासन को पहले से ही आंदोलन में हिंसा का अंदेशा था, इसलिए 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं इसके पीछे राजनीतिक साजिश के आरोप भी लगाए गए थे, जिससे पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर दंगा विरोधी पुलिस की तैनाती की गई थी। जानकारी के मुताबिक नाबन्ना प्रोटेस्ट के दौरान रोके जाने से गुस्साए छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। ममता सरकार ने इस मार्च को अवैध बताया था और कहा था कि बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। नाबन्ना अभियान मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए 19 जगह बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय के सामने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज भी कर दिया। सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की थी, तो वहीं दूसरी ओर ममता सरकार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हाईकोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने भी पूरी तैयारी की थी कि प्रदर्शनकारी सचिवालय तक ना पहुंच पाए। बावजूद इसके कुछ छात्र वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चुनाव आयोग ने इसी महीने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त थी और वापस लेने की 27 अगस्त। मतदान 3 सितंबर को संबंधित राज्यों की विधानसभाओं में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगा और उसी शाम 5 बजे मतगणना होगी और रात तक सभी नतीजे आपके सामने होंगे। बीजेपी के इन चारों उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की 1-1 सीट पर उपचुनाव होना है। राज्यसभा का ये उपचुनाव असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्वानंद सोनेवाल, बिहार में मीसा भारती और विवेक ठाकुर, हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा, मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, महाराष्ट्र से छत्रपति उदयन राजे भोसले, पीयूष वेद प्रकाश गोयल, राजस्थान के केसी वेणुगोपाल और त्रिपुरा से विप्लव देव के लोकसभा सदस्य चुने जाने और तेलंगाना के केशव राव और ओडिशा की ममता मोहंता के इस्तीफे से खाली हुई है। नए चुनाव के बाद चुने जाने वाले सदस्य निवर्तमान सदस्यों के बाकी बचे कार्यकाल के लिए होंगे। ये कार्यकाल अगले साल यानी 2025 से 2028 के बीच है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के उपचुनाव से पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया है। बीजेपी के 4 उम्मीदवारों को निर्विरोध जीत मिल गई है। इसमें मनन कुमार मिश्रा, किरण चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू और उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिन्हें चुनाव से पहले ही विजेता घोषित कर दिया गया है। कई दिनों से जारी सियासी अटकलों के बीच अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा, और दूसरा बीजेपी में जाने को लेकर झारखंड के जनता की मांग। चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।
इससे पहले चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। चंपाई सोरेन सोमवार को एक बार फिर दिल्ली पहुंचे थे। अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के समय उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में यह चर्चा भी हुई कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली से वापसी के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। सोरेन परिवार के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं चंपाई सोरेन। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी चंपाई को दी थी। लेकिन हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद जिस प्रकार उन्हें आनन फानन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उससे वह आहत थे, जिसका नतीजा है कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ सभी 5 आरक्षित सीटें गंवा दी थी। आलम यह था कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तक अपना चुनाव हार गए थे, मगर अब चंपाई सोरेन के पार्टी में आने से उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कि नवंबर या दिसंबर के महीने में झारखंड में हो सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लग सकता है। हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने के बाद सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने की कोशिश में जुट गई हैं। चंद्रशेखर की पार्टी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी में आपस में समझौता हो गया, औपचारिक ऐलान हो गया है। समझौते के मुताबिक हरियाणा की कुल 90 सीटों में से 70 पर जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और 20 सीटों पर एएसपी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा के मतदाता बढ़ चढ़कर जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे। सीएम नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने तो सिर्फ घोषणा और सम्मान समारोह करे, ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ नहीं थे, योजनाएं वो बना नहीं पाए। आई एम वेरी क्लियर दैट वी विल नॉट स्टैंड विद बीजेपी। गठबंधन का ऐलान होने के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये घोषणा इन्होंने आज की है, लेकिन इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। उन्होंने कहा, मेरा भरोसा है कि इनके और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए। ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला को पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम कहकर संबोधित किया। हरियाणा में चुनाव से पहले एक नए गठबंधन ने आकार ले लिया है। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर की पार्टी में समझौता हो गया है सीटों को लेकर भी, जिसका साफ तौर पर असर चुनाव में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां जमकर जुबानी तीर चला रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हुंकार भरते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य चुनाव में बीजेपी को जीतने से रोकना है। जहां एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने अकेले ही चुनावी ताल ठोक दी है, जिससे उस पर हर ओर से सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हमने अपना घोषणा पत्र और रोड मैप दे दिया है। हमने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। हमारा लक्ष्य बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, ताकि सफलता की संभावनाएं और बढ़ जाएं। इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमसे बात करना इसमें पसंद किया। बीजेपी अपने घर को ठीक रखे, हम अपने घर की तरफ अपनी तवज्जो देंगे। बीजेपी पर निशाना साधने और अपनी जीत का दावा करने के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हमें खेद है कि सीट बंटवारे में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया जो इन चुनाव में लड़ना चाहते थे। आपको बता दें कि आज पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच हुए समझौते के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 में से 51 सीट और कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों ही पार्टियों के बीच 5 ऐसी सीटें होंगी जिसमें दोस्ताना मुकाबला होगा। दोनों ही पार्टियों ने एक सीट सीपीआईएम और पैंथर पार्टी के लिए छोड़ी है।
मोदी विरोधी लोगों से क्यों मिल रहे हैं अमेरिकी राजनयिक, इस सवाल ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा रखी है। एक तरफ अमेरिकी राजनयिक उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो ओवैसी से भी मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इन मुलाकातों के क्या मायने हैं। कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अमेरिका में राजनीतिक मामलों के मंत्री काउंसलर ग्राहम मेयर, फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी एपलगार्थ और राजनीतिक सलाहकार अभिराम सहित अमेरिकी राजनयिकों की श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि ये मुलाकात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने अमेरिकी राजनयिकों से जम्मू कश्मीर के लिए अमेरिका की तरफ से जारी यात्रा सलाह को आसान बनाने के लिए किया है। इसके साथ ही साथ कई और मुद्दे पे भी बात हुई है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। ओल्ड पेंशन को फिर से लागू करने की मंशा के बीच सरकार की तरफ से हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की गई। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था। वक्फ संशोधन एक्ट में भी संसदीय समिति के पास भेजा गया। इस बीच अमेरिकी राजनयिकों की मोदी सरकार के विरोधियों से मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सेना के पूर्व अधिकारी इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिकी राजनयिक श्रीनगर और हैदराबाद जैसे संवेदनशील इलाकों के विपक्षी नेताओं से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? क्या ये बैठकें जरूरी थी या इसके पीछे कोई छुपी हुई मंशा है? यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा मोहम्मद के निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर एक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को सुबह ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान बाकरगंज से लखनऊ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने चमड़ा मंडी के पास नगरपालिका की जमीन पर बन रहे मॉल को सुबह 10 बजे से ढहाना शुरू कर दिया था। मौके पर एएसपी, एसडीएम, डीएसपी और तहसीलदार समेत 10 थाने के 250 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि ये मॉल फरीद अहमद, आयशा खातून और रजा मोहम्मद के नाम पर है। 21 अप्रैल 2022 को एसडीएम ने निर्माणाधीन मॉल को अवैध घोषित कर दिया था। ये मॉल नगर पालिका की जमीन पर बना है और जिला कोर्ट के आदेश पर मॉल को जमींदोज किया गया। आपको बता दें कि मॉल की 3 मंजिलें बन गई थी, इसे 5 मंजिला बनना था। इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल का मामला करीब 4 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी रजा पर कार्रवाई के दौरान सामने आया था। सपा नेता हाजी रजा मोहम्मद के खिलाफ 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। हाजी रजा ने सुल्तानपुर के घोष थाना क्षेत्र में 20 जून को प्रेमनगर कस्बे में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की पेट से लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस जहां इस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं इस मामले को लेकर यूपी की सियासत में भी उबाल आ गया है। फर्रुखाबाद में दोनों लड़कियां घर से सोमवार रात को जन्माष्टमी उत्सव देखने के लिए मंदिर जाने को कहकर निकली थी और देर रात तक नहीं लौटी। परेशान परिजनों ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद सुबह उनकी लाश आम के बाग में लटकती पाई गई। इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासी उबाल आ गया है। मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस ने ठोस कदम उठाने की मांग की है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी उत्सव देखने निकली 2 बच्चियों की लाशें पेड़ पर लटकी मिलना एक बेहद संवेदनशील घटना है। भाजपा सरकार इस मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच करे और हत्या के संदिग्ध मामले में अपनी आख्या प्रस्तुत करे। अखिलेश ने आगे लिखा कि ऐसी घटनाओं से समाज में एक भयावह वातावरण बनता है जो नारी समाज को मानसिक रूप से बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। महिला सुरक्षा को राजनीति से ऊपर उठकर एक गंभीर मुद्दे के रूप में उठाने का अपरिहार्य समय आ गया है। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर सरकार को घेरा है और ठोस कदम उठाने की मांग की है। यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से लिखा गया है कि फर्रुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन मंदिर गई 2 लड़कियों के शव आम के बाग में फांसी पर लटके हुए मिले। इन्हें यहाँ किसने लटकाया, क्यों लटकाया, किसी को कुछ पता नहीं। ये प्रदेश
महिलाओं के लिए शमशान बन गया है। घर से बाहर निकलने वाली कोई महिला यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करती। बेखौफ दरिंदों पर लगाम लगाने के लिए कोई तो ठोस कदम उठाए सरकार। कब तक यूं हमारी बहन बेटियां डर के साए में सांस लेती रहेंगी? जहां एक और पुलिस फर्रुखाबाद में हुई 2 लड़कियों की मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुट गई हैं। कोलकाता और बदलापुर के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी एक ट्रेनी नर्स के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। दुष्कर्म करने के बाद ऑटो वालों ने नर्स को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की सीसीटीवी की जांच कर रही है और साथ ही साथ सीसीटीवी के आधार पर उसको धर दबोचने का पूरा प्रयास कर रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना पर आक्रोश अभी थमा भी नहीं है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में नर्सिंग की छात्रा के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। रत्नागिरी में ऑटो वालों ने नर्सिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस सड़क पर ही फेंक दिया। पुलिस द्वारा बेहोशी की हालत में मिली छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया गया और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का अब इंतजार कर रही है। अभी तक की जांच में तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब छात्रा घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा में सवार हुई। ऑटो चालक ने उसे नशीला पदार्थ मिला पानी पिलाया। इसके बाद वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और मौके से भाग गया। 26 अगस्त की रात पीड़िता के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। कोलकाता की घटना को लेकर जहां पूरे देश में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर घटना के बाद राज्य सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन अब रत्नागिरी में हुई घटना के बाद अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, और इसको लेकर जरूर बड़े आने वाले समय में राज्य सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।